बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम ऐसे अहम मामलात सामने लाएंगे जो ना सिर्फ मुल्की निज़ाम पर सवाल उठाते हैं बल्कि अवामी मुफादात को भी बराह रास्त मुतासिर कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बढ़ती तादाद और उसके पीछे छिपे मसाइल पर। गुज़िश्ता 2 साल में 14 लाख से ज़ायद अफराद गैर कानूनी या मुश्किल रास्तों से रवाना हुए हैं, जबकि एजेंट्स की लूटमार और FIA की कार्रवाइयां भी सामने आ चुकी हैं। ये मामला न सिर्फ तारकीन वतन बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तशवीश का सबब बन रहा है। मजीद इस पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे रियाजुल हक, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम कोयटा में हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की, जहां महकमा आबपाशी के मंसूबों, डैम्स और नहरों में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। गलत रेट लगाने, करोड़ों रुपए की रिकवरी में ताखीर और मंसूबों की सुस्त रफ्तारी पर कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। ये सवाल अहम है कि मुल्की पानी के बड़े मंसूबे बद इंतजामी के बोझ तले क्यों दब रहे हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद गजनफर, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नजर डालेंगे मुल्तान के उस बड़े मामले पर जहां 63 हाउसिंग सोसाइटीज को MDA की मंजूरी के बगैर बिजली कनेक्शंस फराहम किए गए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मैप्को की संगीन खिलाफ वर्जियों, करोड़ों रुपए का नुकसान और कवायद की खुली खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये इदारा जाती गफलत है या फिर अदालती हुक्म के पर्दे में कोई बड़ा इंतजामी खला है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ज़हीर अब्बास। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क हिजरत रुकने का नाम नहीं ले रही है। एदादो शुमार ये बताते हैं कि पिछले दो बरस में लाखों अफराद ने मुल्क छोड़ने को ही वाहिद रास्ता समझा है। ट्रैवल एजेंट्स की लूटमार, जाली दस्तावेजात, गैर कानूनी रास्ते और मुसलसल बढ़ती ऑफ लोडिंग, ये सब मिलकर एक संगीन बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में चंद बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब अब नागुज़ीर हो। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 24 माह में 14 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। देखें, हम सबके सामने ही है कि बैरून मुल्क लोग क्यों जा रहे हैं और ये लाखों लोग जो गए हैं और मज़ीद ये रफ्तार इसमें कमी नहीं आ रही। तो उसकी बुनियादी ज़ाहिर है कई वजूहात हैं। ये एक अलग बहस है, जिस तरह मुल्क के अंदर पॉलिसी चल रही हैं, लोग मुतमईन नहीं है, ये क्या चीज़ है। लेकिन इसके हवाले से मुल्क से बाहर जाना, रोज़गार के लिए जाना, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी के लिए जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या अगर गैर कानूनी तरीके से लोग जा रहे हैं या लोगों को ले जा रहा है, उसके लिए जो सिस्टम यहाँ पे मुरतब किया गया है, तो वो सिस्टम जो चेक्स हैं वो उनको देख रहा है या नहीं देख रहा। यानी पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बॉर्डर कंट्रोल जो है वो एक किस्म का देखती है, और जो ज़मीनी और फ़िज़ाई और जो बहरी रास्ते हैं, उन रास्तों से जो लोग गैर कानूनी तौर पर जाते हैं, उन तरीक़ों को, उन रास्तों को, उनका खोज लगाना, उन एजेंट्स का पता करना और कोशिश करना कि लोग गलत रास्तों से ना जाएँ बल्कि कानूनी रास्तों से जाएँ। अब आपके सामने फरजाना जो अहम चीज़ है, हमारे सामने ये पिछले दिनों जो है वो दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद भी हैं। हैरानकुन तौर पे कई ऐसे जो है वो 600 से ज़ायद ऐसी जो कंपनीज़ थी, जो यानी ट्रैवल एजेंसीज थी, उनको बैन किया गया है पिछले कुछ अरसे में, और इसके अलावा कई ऐसी हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया है। और हम जानते हैं कि मंडी भाउदीन, गुजरात, झेलम, ये सारा इलाका मुल्क से बाहर बहुत से लोग जाते हैं। और एक ज़माने में जब हम अखबार में काम करते थे तो मैंने तकरीबन 3 दिन जाकर जो है वो मंडी भाउदीन में गुजारे और वहाँ से लोगों से ये जानने की कोशिश की थी कि लोग क्यों जाते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल यंग 18, 19, 20, 21 साल के जो बच्चे थे, वो जिसे एक उर्फ आम में डंकी का लफ्ज़ कहा जाता है, वो जाने को तैयार थे। और उसकी कई वजूहात थी। ज़ाहिर है यंग लड़के जो वहाँ जा चुके थे अपनी जान जोखों में डाल के, और आपने देखा होगा आए दिन हमें कश्ती डूबने के वाक़यात मिलते हैं लीबिया के मकाम पर या इटली के जो है वो साहिल वगैरह पे। तो उसमें ज़ाहिर है एक कश्ती पे अगर 1000 लोग आ सकते हैं तो 10,000 डाले हुए हैं, 100 अगर आ सकते हैं तो 800 और जो है वो 2000 के करीब लोग डाले हुए हैं, और उनसे जो है वो पैसे दी जाती हैं। तो वो पूरी रोदात जो है वो सुनने लायक है कि किस तरह से लोग जाने को तैयार हैं। उसकी वजह यह है मुल्क के अंदर जो सूरत हाल तो है जो है, लेकिन जो एजेंट्स यहाँ पे हैं, जो ट्रेवल एजेंट्स हैं, वो जो गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से शायद हुकूमत को जो आगाही करनी चाहिए, वो हम आखिर में जाके बहस करेंगे कि हुकूमत उस हवाले से क्या कर रही है, इंक्लूडिंग FIA। तो वो शायद
शायद बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन फिल वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर लोगों को जाना है। कभी सोचा है कि लोग कानूनी तरीका छोड़ के इतने खतरनाक रास्ते क्यों इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, उसमें ज़ाहिर है कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले अगर सऊदी अरब की मिसाल लें, आजकल जो हॉट केक बना हुआ है वो लोगों की ऑफलोडिंग का बना हुआ है। लोगों को इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर और इस तरह जो चंद और बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से ऑफलोड किया जा रहा है। यंग लड़के जो बाहर जाना चाहते हैं सऊदी अरब, बल्कि कई ऐसे हैं जो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी रोका जा रहा है। अच्छा। और उनकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जनाब सऊदी अरब की तरफ से सख्ती की गई है और उन्होंने ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा इशू था। और शायद हम ऑफलोड किया जा रहा है ना रियाज, आप बता रहे हैं कि सऊदी अरब जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों को जहाज से ऑफलोड कर दिया जाता है, तो ये क्यों किया जा रहा है? कौन सी गलती कहाँ हो रही है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें, ऑफलोड अगर किया जा रहा है तो उसकी बुनियादी जो वजह है, जो एक बड़ी वजह सामने आई है कि पहले जो उम्रे का जो वीज़ा होता था वो 3 माह का होता था, वो तकरीबन अब उन्होंने 1 महीने का कर दिया है। और 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने एग्जिट ना किया सऊदी अरब से तो आप का जो वीज़ा है वो ज़ाहिर इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आप 1 दिन बाद भी आना चाहेंगे तो शायद आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो वो तो सऊदी अरब अपनी तरफ से सख्ती कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रही है और वो उनको कन्वे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि बहुत से एजेंट्स अब वो जब देख रहे हैं कि कानूनी तरीके से रास्ते जो है वो बंद होते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, जहाँ पे 1000 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग ज़मीनें बेच के जो है वो अप्लाई करके लोग जाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर रास्ते बंद हैं। तो एजेंट्स दूसरे रास्ते ढूंढते हैं, जिनमें से एक रास्ता जो है वो सऊदी अरब के रास्ते जो है वो जंगलों और पहाड़ों के थ्रू जो है वो ले जाया जाता है। और सो एंट्री जो आपकी सऊदी अरब में होती है वो उम्रे के लिए होती है, तो आप उम्रा कर लेते हैं और उसके बाद बाल मुंडवा के आपको इस मिशन पे जो है वो भिजवा दिया जाता है, जो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा पेनफुल तरीका है जिस तरीके से लोगों को भेजा जा रहा है। क्योंकि उसके बाद ये होता है, क्योंकि ज़ाहिर सऊदी अरब का भी बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म और सब चीज़ें बहुत जो है वो अच्छी खासी सख्त हैं, पाकिस्तान से तो ज़ाहिर कई गुना सख्त है। तो फिर वहाँ पर देखा गया कि बहुत से पाकिस्तानी जो है वो भीख मांगते देखे गए हैं। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है कि कुछ अरसे में कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, यहाँ से हमें शदीद शिकायत आई हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो मुलविस है गदागरी में और पैसे मांगने में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ज़ाहिर चैलेंज है। और अच्छे खासे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो इशू किए गए उनकी हुकूमतों की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान को भी भेजे गए कि जनाब खुदारा इस मामले को देखें, हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जैसी तैसी जो पॉलिसी जो मुरतब की उन्होंने ज़ाहिर उसको बेहतर किया जा सकता है। तो FIA हुकाम को एक मौका मिल गया। वो जनाब आए रोज़ है ना, ये मामला सामने तो आ रहे हैं कि ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो उम्रे के बहाने यूरोप जाने वालों से लाखों रुपए ईंट रहे हैं, तो इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं ये हुकूमत की जानिब से? देखें फरजाना, अब जो रोक का मामला है वो हुकूमत आप हाफ हार्टेडली कह लें, कैपेसिटी के इश्यूज़ कह लें। हम इससे पहले NCCI ये पिछली मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि जो साइबर क्राइम था उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या होने जा रहा है। FIA जो है 1975 में बनी है और जब हमने ये प्रोग्राम किया तो मुझे एक मैंने ज़ाहिर बहुत से दोस्तों ने प्रोग्राम देखा जो FIA में भी थे, जो जानने वाले थे। तो उन्होंने फिर एक साहब ने फीडबैक की कि आप NCCI की बात कर रहे हैं। हाँ। कि हम कि NCCI के पास डेटाबेस नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि जनाब को जो किसी ने कुछ जुर्म कर लिया है तो वो यहाँ पर आ जाए कि ये कराची में बंदा क्राइम को जो है करता पाया गया था, इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं, 1975 में FIA बनी थी, हमारे पास डेटाबेस मौजूद नहीं है, आप NCCI की बात कर रहे हैं जिनको 6 माह हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है मेरे लिए एक नई बात थी। तो इसी तरह अगर बात की जाए तो कैपेसिटी के इश्यूज तो FIA के एक लंबी तफसील है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एक चैलेंज जो है वो ये है कि लोगों के मुल्क से बाहर जाने की रफ्तार है वो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। यानी हम भारत और जो दूसरे अफ्रीकी ममालिक हैं उनसे भी ज़्यादा है। अब उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मामलात को, चीज़ों को बेहतर किया जाए, कारोबार के ज़राए जो है वो बेहतर किए जाएँ ताकि लोग 80-90 लाख रुपए तक जो है वो दे रहे हैं और वहाँ पे जाके जो है वो कुछ छोटी मोटी जॉब जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पे पेंट भी हो सकता है, सफाइयाँ भी हो सकती हैं, किचन के काम हो सकते हैं। लेकिन लोग ये इस पे इत्तेफाक करने को मजबूर हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क से निकल जाएं। तो एक तो हुकूमत उनके लिए मामलात बेहतर करे, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जो मैकेनिज्म है मुल्क से बाहर जाने का, किसी भी मुल्क जाना है तो आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो क्लियर जब तक ना हो आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते।
बहुत से लोग ये करते हैं, जिस तरह सऊदी अरब में होता है, यूएई में होता है, आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं। यानी किसी मुल्क का भी जो है वो वीज़ा ले लिया आपने, अब वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ जाके आपने देखना है कि जनाब किसी कंपनी के जो है वो सैकड़ों वीज़े आए हुए हैं और उनको ड्राइवर्स चाहिए या उनको मेसन्स चाहिए या इलेक्ट्रीशियंस चाहिए। आपके पास अगर वो डिग्री या कोर्स मौजूद नहीं है तो 3 महीने का 4 महीने का विजिट वीज़ा आपने लिया हुआ है, तो इस दौरान जो है वो आप जल्दी वहाँ पर कोर्स करने की कोशिश करते हैं या यहाँ से आपने किया होता है। तो अक्सर लोग ये होते हैं, क्या करते हैं कि वहाँ पर वो कोर्स नहीं कर पाते या वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ड्राइविंग जो टेस्ट होते हैं, दूसरे जो टेक्निकल जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है पाकिस्तान की तरह, बहुत पेचीदा भी हैं और मुश्किल हैं, ज़्यादा एडवांस्ड भी हैं, तो अक्सर लोग फिर वहाँ स्लिप हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो और हमने यूएई में देखा कि बहुत से लोगों ने इंस्टेंट लोन जो है वो बैंक से लिए और वहाँ पे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रियाल लिए, दिरहम लिए सॉरी, और उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आए अपने पासपोर्ट जो है उन्होंने फेंक दिए, बैंक अकाउंट्स जो है उन्होंने वहाँ के ज़ाया कर दिए, यहाँ आके उन पैसों पे ऐशी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला इस शख्स जो है वो पैसे लेके मुल्क से बाहर पाकिस्तान वापस लौट चुका है। ये सब शिकायत जो ज़ाहिर पाकिस्तान पहुंची तो एक प्रॉब्लम जो है वो ज़ाहिर सरफेस की। अब पाकिस्तान ये जो पॉलिसीज हैं बाहर जाने वाला, इसको प्रॉपर जब तक मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा, लोगों की जाने की रफ्तार तो फिलहाल तो ज़ाहिर सिचुएशन एट होम जो है वो कुछ ज़्यादा इंकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन उसको बेहतर किया जा सकता है। यूएई तो एक तरफ, इस वक्त कंबोडिया बड़ा हॉट केक बना हुआ है, कंबोडिया वाला पूरा मामला क्या है, जरा ये भी हमें बताएं। आखिर वहां जो पाकिस्तानी जा रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से कैसे भेजा जा रहा है उनको? देखिए ये एक बड़ा संगीन मामला है और कंबोडिया जो स्कैंडल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया। अब तक 194 इंक्वायरीज जो हैं वो हो चुकी हैं और तकरीबन 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 6 अफराद को इसके अलावा सज़ा दी जा चुकी है। उनको जो है वो मुलजिम नहीं है बल्कि वो बाकायदा कन्विक्टेड हैं, वो क्रिमिनल्स उनको करार दिया जा चुका है, जिनमें एजेंट्स थे, जिनमें एजेंट्स के दोस्त थे या उनके करीबी लोग थे, कंबोडिया लोगों को भेजते थे। और कंबोडिया जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी हिदायत वक्तन फ़ौक्तन वो जारी भी करते रहते हैं। लेकिन कंबोडिया वाला जो मामला है ये अच्छा खासा चैलेंज बन चुका है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे ममालिक जिनका नाम शायद आम आदमी ने सुना भी ना हो, तो ट्रैवल एजेंट जो है ऐसे ममालिक में जनाब अच्छी अच्छी जॉब्स की ऑफ़र जो हैं वो लोगों को वहाँ पे करते हैं और उसके बाद पता चलता है ये कंबोडिया की मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से लोग चले गए, जब वहाँ चले गए वहाँ पर टिकट होटल सब कुछ आपको दिखा दिया जाता है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद आपको एक जो है वो एक डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया जाता है, आप उस पर साइन करते हैं। आप समझते हैं जनाब मुझे तो बताया गया था यहाँ पे ये काम है, बहरहाल 25-30 कागजात होते हैं, आपने 4 पेजेस पे साइन किए, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पता चला आपको आईटी और इस तरह की कंपनी में बिठा दिया गया है, आपने स्कैमिंग करनी है, आपने लोगों को स्कैम करना है। जिस तरह हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे अक्सर अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं कि जी हो गया, आपका इनाम निकल आया या आप ये कोड हमें भेज दें। तो आपसे ये इस तरह के काम जो है इस तरह के जो है वो शहरियों से, पाकिस्तानी शहरियों से करवाए जाते हैं। और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी शहरी जो इस तरह की चीज़ों में जब उनको पता चला कि ये तो गलत है, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको मारा पीटा गया बाकायदा तौर पे, उनको जनाब हब्से बेजा में रखा गया। और तो ये एक पूरी दास्तान है दर्दनाक वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं। तो ये पूरा स्कैंडल है जिस पे ज़ाहिर एफआईए काम कर रहा है। एक बड़ा इदारा है एफआईए ने, आपने बताया हमें कि 194 इंक्वायरीज की हैं, जिसके बाद सिर्फ 20 गिरफ्तारियां की गई और उनमें से भी सिर्फ 6 को सजाएं दी गई। तो बाकी केसेस का क्या बना फिर? देखिए बाकियों की ज़ाहिर इंक्वायरी तो जारी है। अब ये एक पेचीदा अमल है, बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने कंप्लेंट्स की और उसके बाद पीछे हट गए क्योंकि शायद दरपर्दा उन्होंने किसी से जो है वो तालमेल कर ली, कोई पैसों का लेन देन हो गया, मामला ख़त्म हो गया। बहुत सी जगहों पे इंक्वायरीज़ में जो है वो जो इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया है, जो केस करने वाले हैं वो सामने अपेयर नहीं हुए, किसी वजह से अपेयर नहीं हुए। तो ज़ाहिर है पेचीदा मामलात होते हैं, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन कंबोडिया वाला मामला, इसके साथ साथ और चंद ऐसे ममालिक हैं जिसके नाम हम इस वक्त शेयर नहीं कर सकते, वहाँ से अच्छी खासी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलविस पाए गए हैं। फॉरेन ऑफिस को भी बता दिया गया है। तो अब एक मामला जो शायद एक साल पहले तक तो सऊदी अरब और यूएई तक था, अब जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुका है। अब कंबोडिया वगैरह जो है वो ईस्ट में आते हैं, बल्कि फार ईस्ट के करीब हो जाते हैं, फिलीपींस, कंबोडिया, ये सारे ममालिक। तो अब जो है इससे अंदाज़ा लगा लें बिल्कुल ऐसा ही है। दर्जनों ममालिक है रियाज, दर्जनों ममालिक है जिनकी जानिब से गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन वतन की शिकायत मौसूल हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये शिकायत जो हैं इनके बढ़ने का जिम्मेदार कौन है आखिर?
देखिए, इसके तो बढ़ने के ज़िम्मेदार तो ज़ाहिर है कई कई फैक्टर्स हैं, जिसमें हुकूमत है, जिसमें आपकी यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉर्डर कंट्रोल को देखती हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसका सबसे बड़ा बुनियादी काम है कि कैसे लोग यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, चाहे वो इलीगल है, चाहे वो दूसरे गैर कानूनी तरीके हैं, चाहे वो चोर रास्ते हैं, चाहे वो स्मगल जो है वो सामान में छुप के चले जाते हैं। इस तरह ये FIA का काम होता है, FIA ने देखना होता है। तो FIA की जाहिर है इस पे भी हम आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। एक दो चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम लाएंगे कि कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है उसमें FIA किस हद तक जा रहा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि FIA मतलब एक अरसा हुआ कि FIA का नाम हर जगह आता है। हमने देखा कि डक्की भाई वाले मामले तो NCCI ये था, लेकिन FIA का हिस्सा था साइबर क्राइम 6 माह 8 माह पहले। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक इदारा है जिसका ये काम है, जिसने ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है। अब इस सारे मामले में जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो अच्छी खासी हो गई है। ह्यूमन स्मगलिंग ये है कि रजामंदी से लोग पैसे दे के बाहर जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंट्स की वजह से रहा है ना, उनके थ्रू किया जा रहा है। तो अगर ट्रैवल एजेंसियां जो हैं वो लोगों को इस तरह से लूट रही हैं, तो फिर उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखें, अगर जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जो FIA का अपना ही रिकॉर्ड है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वगैरह भी इस पे ज़ाहिर है इन दोनों की इनपुट होती है, उनके मुताबिक तो 600-700 से ज़ायद जो कंपनीज हैं उनको बंद कर दिया गया है। और इसी तरह कई ऐसी दर्जनों कंपनीज हैं जिसको एक तो 600-700 ऐसी कंपनीज हैं जिनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया है। फिर ऐसी कंपनीज हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, लेकिन एक और इंकिशाफ सामने आया कि तारिक एंड अदनान ट्रैवल एजेंसी अगर खुली हुई है और उसको बंद कर दिया गया है, तो कामरान एंड शुमाइला, कामरान एंड आमिर के नाम से कंपनी अगले दिन उसी दफ्तर में खुल सकती है, उसी जगह पे खुल जाती है और बाकायदा काम शुरू हो जाता है, सिर्फ बोर्ड चेंज हो जाता है। तो ये भी शिकायत सुनने में आई है कि जहाँ पे एक दिन उस पर बैन लगा, अगले दिन दोबारा जो है वो ये वही चीज़ें हैं जो FBR वालों से मुतालिक चीज़ें आती हैं कि एक दिन FBR वाले जो है इन्फोर्समेंट करते हैं तो पता चलता है बैकडोर चैनल से FBR के वही लोग या उनके कुछ जानने वाले आ जाते हैं और वो उनको चोर रास्ते बताते हैं कि आपने टैक्स एवेजन इस तरह करती हैं। ये बहुत सी चीज़ें जो है हमारे सामने जो है वो दुकानदार और ये शॉपकीपर्स और ये सारे जो ताजर हैं ये शेयर करते रहते हैं। तो तकरीबन अनफॉर्चुनेटली 800 से लेके 600 लाइसेंस जो मनसूख किए हैं, तो 26 लाइसेंस मुअत्तल भी किए गए हैं। उसके बाद भी क्या अभी तक कोई मौसर निगरान निज़ाम जो है उसको बनाया गया है, उसको अप्लाई किया गया है ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, इस तरह की ट्रैवल एजेंसीज को? देखिए, फ़िलहाल तो निज़ाम तो यही, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रैवल एजेंसी को बंद कर दिया गया है। तो आज शाम को ही काम शुरू हो गया, हफ्ते के दिन उसी दफ्तर में जो है वो कार्ड उसके चेंज हो गए और बिजनेस कार्ड चेंज हो गए और क्लाइंट्स को बता दिया जाता है कि हम अदनान नहीं, हम कामरान के नाम से आप फंक्शन करेंगे, बाकी दफ्तर भी वही है, हम दोस्त भी सब वही हैं। तो वहाँ अब तब्दीली तो यही है कि सिर्फ दफ्तर बंद हुआ है और चंद घंटों में दोबारा मुख्तलिफ नाम से आ जाता है। तो कैपेसिटी के इशूज़ हैं बहुत ज़्यादा। और असल जो सबसे बड़ा इशू है वो FIA में जब ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मामला है, इसको रोकने वाली और ट्रैवल एजेंसीज को कंट्रोल करने वाली मैन पावर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास इतनी हाई टेक और इतनी अच्छी नहीं है कि हम चीज़ों को लोगों की ट्रैवलिंग को ट्रेस करें कि एक बंदा, एक कंपनी जिसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है उसका ये ID कार्ड है, तो कल अगर अगला जो है वो किसी और नाम से उसके फैमिली ट्री में से कोई खोलता है तो अलर्ट आ जाना चाहिए कि कैसे बेटी के नाम पे कोई कंपनी खोल सकता है या बेटे के नाम पे खोल सकता है क्योंकि वालिद की कंपनी कल बंद कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको बाकायदा तौर पे स्क्रूटनाइज करना चाहिए। हमारे पास डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बिल्कुल रियाज, देखा जाए सूरत-ए-हाल तो बिलाशुबा काबीर है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि जब लोग उम्मीद खोकर गैर कानूनी रास्ते तक इख्तियार करने लगे तो मसला सिर्फ अफराद का नहीं रहता है, ये सिस्टम का बहरान बन जाता है। और अब देखना यह है कि हुकूमत इस बढ़ते हुए हिजरत के तूफान को कैसे रोकती है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जो निकात सामने आए हैं वो महकमा आबपाशी की कारकर्दगी पर बड़े सवाल उठाते हैं। ताखीरी रिकवरीज, गलत रेट्स पर इखराजात, नामुकम्मल डैम्स, कमजोर माली नज़्मो नस्क और
पानी के निरखों पर 30 साल की गफलत, सब मिलकर एक निहायत तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं। ऐसे में कुछ बुनियादी सवालात हैं जो लाजमी पूछे जाने चाहिए। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गजनफर। सबसे पहले तो यही पूछने को मेरा दिल कर रहा है कि 358 मिलियन की रिकवरी में इतनी ताखीर क्यों की गई है? कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। जी बिल्कुल, महकमा आपाशी जो है बहुत अहम महकमा है। ख़ासकर बलूचिस्तान का टोटल निज़ाम जो है इरिगेशन पर चलता है। 45% रकबे पर मुहित ये सूबा है और जो हब का डिवीज़न है, इसी तरह से जैसे लसबेला डिवीज़न है, इसी तरह नसीराबाद डिवीज़न है, ज़रूरी इलाके, इनमें बहुत अहम रोल है इस डिपार्टमेंट का। लेकिन आपने जैसे सवाल किया कि इतनी बड़ी रकम की रिकवरी अब तक नहीं हुई, 1 साल गुजर गया है, ये इंतहाई इसको गफलत, तो मैं समझता हूँ ये गफलत नहीं है बल्कि ये नाअहली है इस डिपार्टमेंट की कि 1 साल में ये पैसा रिकवर नहीं हुआ। इससे ये जाहिर होता है कि या तो फिर जो फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ग्राउंड पे है ही नहीं कि कोई फाइनेंशियल मैकेनिज़्म हो कि आप रिकवरी कर सकें, या फिर दूसरा इसमें कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, और तीसरी इसमें ये बात समझ आती है या तो फिर फॉलो अप का कोई सिस्टम इस डिपार्टमेंट में है ही नहीं। अच्छा गजनफर, ये बताइए कि आपाशी डिवीजन ने गलत रेट्स पर 68 मिलियन से जायद खर्च कैसे कर दिए और ये गलती किसी ने बर वक्त पकड़ी क्यों नहीं? देखें, ये 2020 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं इस महकमे की, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इन्होंने जो है 68.37 मिलियन रुपए के अखराजात किए, जिससे सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। ओवरऑल जो ये रकम बनती है वो तकरीबन 300 मिलियन से ज़ायद की रकम है जो इन्होंने ख़र्च की है, और इसके ऊपर जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये ऑडिट रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुए, और ये ऑडिट रिपोर्ट जो है 2020 और 22 की है, यानी कि 20 और 22 से 2 साल ये गुजर गए, और फिर 24 में जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इससे पहले भी एक इस हवाले से इजलास हुए जिसकी डेट है 13 नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 को भी इस हवाले से इजलास हुआ है, उसमें भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो अहकामात थे उस पर महकमे ने कोई पेश रफ्त उसकी सिफर रही है, जिस पर उन्होंने इज़हार बरहमी भी किया है। और इसके साथ ही जो है अब 2025 चल रहा है, यानी कि इस मामले को 3 साल गुजर चुके हैं, अब तक यही तयन नहीं हो सका कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। रिकवरी तो दूर की बात है, अब तक ये बात सामने नहीं आई कि इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं और गफलत कहाँ पर बरती गई है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा महकमे की तरफ से जो है बिल्कुल। और एक जवाब ये दिया गया हब डैम के हवाले से, मैं आपको बताऊं इसी स्टोरी में है कि लीडा के हवाले से, जो लीडा डिपार्टमेंट है उसको 7 रुपए के कीमत पर जो है वो 1000 गैलन पानी फराहम किया जा रहा था, और जबकि सनती जो यूनिट है उनको 1000 गैलन 250 रुपए पे फराहम किया जाता है। तो इस पे भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सवाल उठाया कि ये जो है आप इतने कम नर्ख पे कैसे दे रहे हैं। और जो इसमें हैरानगी की बात है वो ये है कि 7 रुपए पे पानी खरीदने वाला जो लीडा का महकमा है वो भी अदायगी नहीं कर रहा, वो भी रकम जो है वाजिबुल अदा है। तो इतनी गैर संजीदगी इस महकमे की दिखाई गई है। जब आपके पास रिकवरी नहीं होगी, जब आपके वसाइल किस तरह से चलेंगे। अगर ये कमजोर माली नज़्म नस्क की निशानदही कर रहे हैं तो फिर इसको बेहतर बनाने के लिए अमली कदम अब तक क्यों नहीं उठाया गया है? देखें, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैकेनिज़्म जो है वो बलूचिस्तान में कहीं पे भी नज़र नहीं आता। या तो इसमें दो सूरतें कि फाइनेंशियल मैकेनिज़्म इतना कमज़ोर है कि इसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, या फिर कोई इसको ठीक करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट्स में इतनी बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं कि ये रिकॉर्ड बनता है। मेरा ख्याल बल्कि मैं कन्फर्म हूँ कि तीनों सूबों में पाकिस्तान के इतनी बेज़ाब्तियाँ नहीं होंगी जितनी बलूचिस्तान में माली मामलात और प्रोजेक्ट्स के हवाले से सामने आती हैं। लेकिन उन पे कोई जो है हमें नज़र नहीं आता कि उस पे कोई रिकवरी बढ़ी हुई है या कोई ज़िम्मेदारों को सज़ा हुई है। जो क्लर्क लेवल के या 3रे दर्जे 4थे दर्जे के मुलाजमीन होते हैं उन तक तो इंक्वायरीज चलती हैं, लेकिन कोई बड़े नाम कभी भी सामने नहीं आते। इसकी वजह क्या है ये यकीनी तौर पर देखने की ज़रूरत है। इसी तरह अभी महकमा आपाशी का मैं आपको जो इन्होंने बताया कि नहरी आपाशी डिवीज़न जो हब की जानिब से उन्होंने रिकवरी नहीं की लीडा के हवाले से, उस पर इजहार बरहमी किया गया। जब इनसे पूछा गया, PAC की कमेटी ने जब पूछा कि आपने क्या पेश रफ्त की है, तो उन्होंने कहा कि हमने AG बलूचिस्तान को लेटर लिखा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के हवाले से बताया जाए, उनका हमें जवाब नहीं आया।
तो PAC जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने तलब किया बलूचिस्तान के जो डायरेक्टर हैं AG ऑफिस के, वो भी एक कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने लेटर देखा तो उन्होंने कहा कि इस तरह का लेटर हमें मौसूल ही नहीं हुआ। यानी आप ये देखें कि कोई कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के दरमियान है ही नहीं। और इससे पहले जो सेक्रेटरी एरीगेशन थे वो तब्दील हो चुके हैं। होना ये चाहिए था कि वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्हें भी बुलाती और जो मौजूदा नए सेक्रेटरी हैं उनके साथ बिठाया जाता और पूछा जाता कि उन्होंने पिछले जो सेक्रेटरी गुजरे उन्होंने इस पर क्या काम किया, पिछले 2-4 महीने पहले उनका तबादला हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है तकरीबन वो तमाम डिपार्टमेंट्स में नज़र आ रहा है। अच्छा गजनफर, अगर बात की जाए ग्रुक स्टोरेज डैम की तो वो सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। वो अधूरा क्यों है और क्या फरवरी की जो नई डेडलाइन दी गई है इस बार वाकई उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा या अभी भी ये नामुकम्मल ही रहेगा? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ग्रोक स्टोरेज डैम जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसे काफ़ी पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये बात भी ब्रीफिंग में बताई गई कि इस डैम पर जो है काम चल रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो अरकान हैं और चेयरमैन हैं उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार भी किया कि अब तक जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ और उन्होंने फरवरी तक की डेडलाइन दी है कि आप इसको जो है 3 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना चाहिए और इस पे कोई जो है उज़र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी किस्म का। ताहम इसी के साथ ग्रोक स्टोरेज डैम के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो रिमार्क्स थे उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं इनको तैनाती इनकी कर दी जाती है, हालांकि महकमे के पास जो है अपने वसाइल भी होते हैं, लेकिन फिर भी हर प्रोजेक्ट के लिए एक PD ले आया जाता है और वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आता है फिर वो अपने तरीके से काम करता है, जिससे जो है वो काफ़ी जो है काम डिले भी हो जाते हैं और उसमें अखराजात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो एक रिवायत बनती चली जा रही है ना गजनफर, देखा जाए तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की गलत तैनाती जो है अब हमने देखा है कि वो एक रिवायत बन चुकी है। तो उसको रोकने के लिए अब तक इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही हैं? क्यों बिल्कुल ठीक जो है राइट पर्सन को वहाँ पे हायर नहीं किया जाता है? देखें, इस्लाहात कौन करेगा फरजाना, आप बताएं। इस्लाहात जो जिन्होंने करनी है वही इसके अंदर जो है ये बेज़ाब्तियाँ ही वही कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाहात करनी है। तो चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नजर ही नहीं आता कि कौन किसको जवाब दे है। अच्छा गजनफर, हमने देखा है कि 1994 से लेके अब तक पानी के निर्ख नहीं बढ़ाए गए हैं, तो ये निर्ख ना बढ़ाना किसकी गफलत थी? और अगर सनती यूनिट्स की बात की जाए तो सनती यूनिट से आम इदारों के मुकाबले में इतने ज्यादा निर्ख क्यों लिए जा रहे हैं? देखें, ये तो वही है कि जो पॉलिसी बना रहे हैं ना उन्होंने इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं स्टार्ट में लिया। अब क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आया है तो हो सकता है अब ये जो 1994 के मामलात हैं, अगर इरिगेशन के अंदर ही जो इस्लाहात करने वाले ऑफिशल्स हैं और जो मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ को सीरियस टेकअप करे और इनको तमाम इसके लॉ रूल्स को देखा जाए, अगर इसके बिज़नेस रूल्स को देखा जाए डिपार्टमेंट के उस हवाले से तमाम चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि 2000 के बाद और 2025 में तमाम चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत आबादी बढ़ चुकी है, बहुत से महंगाई हो चुकी है। अब ये 7 रुपये जिस हिसाब से पानी ले रहे हैं इसमें तो मेरा ख्याल वो पेट्रोल फ्यूलिंग भी पूरी नहीं होती बिल्कुल ऐसे ही है। और 250 का जो सनती नर्ख है उस हिसाब से 250 सोचने वाली बात है। इदारे बनाए जाते हैं, मंसूबे बनाए जाते हैं, बाद में उनको लावारस क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों नहीं देखा जाता कि इनके अंदर अब जो है वो चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, इनको ठीक करना चाहिए, अगर कोई कमी बेची है उसे पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता 2 अदवार गुजरे हुकूमतों के, एक वज़ीर आला जाम कमाल का दौर था और उसके बाद अब जो मौजूदा वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का दौर है। पिछला दौर अगर मैं मतलब पर्सनली मेरी परसेप्शन ये है कि पिछले दौर में कई घंटों के इजलास होते थे डिपार्टमेंट्स को बिठा के और बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती थी कि कहाँ पे, क्योंकि वो नैरेटिव गवर्नमेंट का ये था कि हमने जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी इधर बनाई गई थी, उनका नैरेटिव यही था कि हमने बलूचिस्तान के मसाइल बलूचिस्तान में हल करने हैं। तो उस दौर के लेकिन गजनफर कैसे मसाइल हल होंगे अगर पैमाइश और निगरानी का सिस्टम ही कमजोर होगा? तो रिकवरी दुरुस्त कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकती है। नाज़रीन, आखिर में बात वही है, ये महज एदाद शुमार नहीं है बल्कि इंतजामी कमजोरियां हैं जो बड़े मंसूबों को मुतासिर कर रही हैं। अगर जिम्मेदारों के खिलाफ वाकई ही कार्रवाई होती है तो शायद निजाम में बेहतरी आ जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में हाउसिंग सोसाइटीज और मैप्को के मामलात ने एक बार फिर संगीन बेज़ाब्तियों की तरफ इशारा कर दिया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक एमडीए की मंजूरी के बगैर दर्जनों सोसाइटीज को बिजली कनेक्शंस देने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैप्को अपनी वजाहत दे रहा है और ऑडिट हुकाम अपनी वजाहत दे रहे हैं, मगर असल सवाल यह है कि गलती कहां हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। मजीद इस बारे में लिए हमें ज्वाइन किया है जहीर अब्बास ने। जहीर, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि एमडीए की मंजूरी के बगैर 63 हाउसिंग सोसाइटीज को कनेक्शन कैसे दे दिए गए? ये फैसला किया किसने था? जी शुक्रिया फरजाना। अगर बात की जाए कि फैसला किसने किया तो मैप्को हुकाम की जानिब से तो बड़ी वाज़ेह बात है कि अदालती हुक्म के बाद उन्होंने तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज थी 63 इनकी तादाद है, उनको बिजली के बैरूनी कनेक्शन जो है, बैरूनी कनेक्शन से मुराद ये है कि जो हाउसिंग स्कीम है उसको बाहर की बिजली जो है वो फराहम की गई है। अंदरूनी जो घर जब बनते हैं तो उसको अंदरूनी कनेक्शन का नाम दिया जाता है। तो ये जो बैरूनी कनेक्शन है ये 63 हाउसिंग स्कीमों को जो है वो फराहम किए गए हैं। 2014 से 2019 के दौरान जो कनेक्शन फराहम किए गए उसका जब ऑडिट हुआ, ऑडिट टीम ने ऑडिट किया, रिकॉर्ड उन्होंने सारा अपनी तहवील में लिया, तो उसके बाद ये इंकशाफ सामने आया कि इस अरसे के दौरान मजमूई तौर पर मुल्तान में 63 जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको गैर कानूनी तौर पर जो एमडीए की मंजूरी है उसके बगैर बिजली के कनेक्शन जो है वो फराहम किए गए हैं, जिससे कौमी खजाने को तकरीबन 36 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। ये प्रैक्टिस जो है ये कोई आज की नहीं है कि गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीमें करार दी गई हैं उनको कनेक्शन फराहम करना। अंदाजा करें कि एक तरफ इनमें से बेशतर हाउसिंग स्कीमें ऐसी हैं जिनको एमडीए ने गैर कानूनी करार दिया हुआ है। अच्छा। किसी ने नक्शा पास नहीं करवाया हुआ, किसी ने कन्वर्जन फीस जो है वो जमा नहीं करवाई हुई, किसी ने वहां पर तरक्याती काम नहीं करवाए। कवानीन क्या कहते हैं कि कवानीन यही कहते हैं कि जब भी कोई हाउसिंग स्कीम जो है वो डेवलप की जाती है तो इब्तदाई तौर पर उसकी टेक्निकल मंजूरी जो है वो एमडीए से ली जाती है। एमडीए इस बात की यकीन दहानी लेता है कि तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। जब दूसरे मरले में वो सहूलियात फराहम कर दी जाती हैं तो उसके बाद जो एनओसी है वो फराहम किया जाता है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो गैस वो सीवरेज जो है सीवरेज का कनेक्शन हो, वाटर सप्लाई का हो, वासा का भी एनओसी जो है वो लाजमी है। जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उसके बाद ही वहां पर प्लाट्स की जो खरीदो फरोख्त है वो हो सकती है। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता यह है कि गैर कानूनी तौर पर बारगेनिंग कर ली जाती है, अमले के साथ मिली भगत कर ली जाती है, उससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है। अब जो हम मामला डिस्कस कर रहे हैं ये मैप्को की जानब से जो 63 हाउसिंग स्कीमों को बिजली के कनेक्शन फराहम किए गए, इस पर जब हमारी इनके शोबा प्लानिंग के अफसरान से बात हुई तो उनका मौकफ यही था कि अदालत के हुक्म पर उन्होंने तमाम जो कनेक्शन है फराहम किए हैं। तमाम ऑडिट हुकाम ने इस जवाब को तस्लीम करने से जो है इनकार किया और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि इसकी असर नौ तहकीकात की जाए, जिम्मेदारों का तयन किया जाए और रिकवरी की भी सिफारिश की गई है। ज़हीर, ये जो 36 करोड़ रुपए का नुकसान आप बता रहे हैं, 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो नुकसान बताया जा रहा है, इसका असल जिम्मेदार कौन है और ये जो नुकसान हुआ है आखिर वो किसके खाते में जाएगा अब? जी इसमें मैप्को काम का बड़ा क्लियर स्टांस है जो उन्होंने अदालत में भी पेश किया। उनका यही कहना था कि जो डेवलपर थे वो जैसी तैसी हालत में अपने प्लाट जो है वो फरोख्त करके रफू चक्कर हो गए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो सफर करना था वो शहरियों ने करना था, अलाटीज ने करना था, जिन्होंने वहां पे प्लाट हासिल किए। बिजली बुनियादी जरूरत है, अगर अब हम कनेक्शन काट देते हैं तो जो वहां पे जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं, घर बनाए हैं, नुकसान उनका होगा, डेवलपर का नुकसान नहीं हुआ। जिस पर अदालत ने ये हुक्म दिया था कि आइंदा जब भी कोई बिजली का कनेक्शन दिया जाए उसको मशरूत किया गया है कि एमडीए का जब तक एनओसी नहीं होगा उस वक्त तक जो है उनको बिजली का कनेक्शन फराहम नहीं किया जाएगा हाउसिंग सोसाइटी को। और साथ साथ ये भी हदायत की गई है कि जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें उनको बिजली के कनेक्शन फराहम नहीं किए जाएंगे जब तक वहां पर तरक्याती काम नहीं होते, जो भी उनकी पेंडिंग फीसें वो जमा नहीं करवाते, तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो नहीं किया जाता तो उनको ना सीवरेज का कनेक्शन फराहम किया जाएगा, ना वाटर
सप्लाई का किया जाएगा, इसी तरह ना ही बिजली का कनेक्शन फराहम किया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो MDA की जानब से गैर कानूनी तौर पर करार दी गई हाउसिंग सोसाइटी है, तो उनकी तादाद जो है वो 184 तक जा पहुंची है। अच्छा। बीच में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज थे जिन्होंने अपने जितने भी पेपर वर्क है वो मुकम्मल किया और उन्होंने बाज़ाब्ता मंजूरी ले ली। तो MDA के पास जो मंजूर शुदा सोसाइटीज है मुल्तान में, उसकी तादाद सिर्फ 57 है। अंदाजा करें कि सिर्फ 57 हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर है, जबकि 184 हाउसिंग सोसाइटी जो है उनको गैर कानूनी करार दिया गया और शहरियों से यही कहा गया कि वो वहां से प्लाट की खरीदारी ना करें। अब मजे की बात यह है कि इनमें से बेशतर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें प्लाट जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। उसमें कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं कि अगर उनका रकबा सिर्फ 600 कनाल है तो उन्होंने 1200 कनाल के जो है वो फाइलें बेच चुके हैं। अंदाजा करें कि रकबा सिर्फ 600 कनाल है, लेकिन जो उन्होंने फरोख्त किया है वो 1200 कनाल कर दिया है। अब जो बाकी 600 कनाल जिन्होंने खरीदी होगी उसमें इन्हें किसी ने 5 मरले प्लाट लिया होगा, 10 मरले प्लाट लिया होगा, तो साहब उनके साथ तो सीधा सीधा फ्रॉड होगा। यही वजह है कि नैब में भी इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। अब जो अलाटीज हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि MDA की जानब से इतनी बड़ी तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज जो है उनको गैर कानूनी करार दिया गया है, तो वो भी परेशान है कि अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा। साहब मैपको की जानिब जो इकदाम किया गया है पंजाब गवर्नमेंट सिटीज एक्ट 1976 की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो वो कैसे बनती है? क्या मुतलका हुकाम को ये कानून मालूम नहीं था कि वो इसके ऊपर ये जो काम करने जा रहे हैं ये गैर कानूनी हो जाएगा? जी, जो मुतलका हुकाम है, चाहे वो मैपको हुकाम हो चाहे वो MDA हुकाम हो, उनको मालूम सारा ही होता है। मगर इसमें जो मैपको का मौक़िफ़ है वो यही है कि उन्हें कवानीन का पता था, उन्हें पता था कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जो है MDA से NOC हासिल नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जब जो डेवलपर्स थे, जो मालकान थे, उन्होंने अदालत से रजू किया तो इब्तदाई तौर पर 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिनके मालकान ने अदालत से रजू किया और उन्होंने जवाब यही पेश किया कि वहाँ पर जो अलाटीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना होगा। अगर हमें कनेक्शन ना मिले तो वो वहां पे कैसे अपनी जिंदगी बसर करेंगे। तो अदालत ने इसी बात पे जो है वो डायरेक्शन दी मैपको काम को कि आप बगैर NOC के जो है आइंदा पाबंद करें कि जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान होंगे वो पहले NOC लें, उसके बाद बिजली का कनेक्शन। इब्तदाई तौर पर जब 3 हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान को रिलीफ मिला तो दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान थे उन्होंने भी अदालत से रजू किया और अदालती आर्डर पर उन्होंने भी अपने बिजली के कनेक्शन जो है वो लगवा लिए। ये बेज़ाब्तियां तो सामने आई है ना ज़हीर, लेकिन ये जो संगीन बेज़ाब्तियां सामने आने के बाद क्या मैपको ने अपने अंदरूनी निजाम का ऑडिट शुरू किया है या फिर सिर्फ मौकिफ पेश करके वो भी खामोश बैठ गए हैं? इस हवाले से जब मैपको हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि मादी में 2019 में भी उन्होंने जो शिकायत मौसूल हुई थी कि गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिए हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को, तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया था। कुछ जो मुलव्वस अफसरान थे उनको नौकरियों से मुअत्तल भी किया था, कुछ के ट्रांसफ़र किए गए थे। तो उनका यही कहना है कि अगर कोई मजीद केस सामने आता है तो उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी, जिम्मेदार जो अफसर करार पाया तो उसके खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो मैपको काम का मौक़िफ़ और मादी में हमने देखा 2019 में कि इस तरह के मामला सामने आए भी कि जब जो अफसरान है उनको इस मामले में जब गैर कानूनी कनेक्शन साबित हुए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिए गए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। ये सिर्फ बात जो है वो मैपको तक महदूद नहीं है। वासा के अगर जो बात की जाए सीवरेज के कनेक्शन की तो उसमें भी इसी तरह की बेदाब्तियां सामने आती हैं। अब बिजली कनेक्शन साफ दे दिया, उसकी तो चलो बिलिंग हो रही है ना कि वो आपको मैपको को उसका बिल जो है वो मसूल हो रहा है, लेकिन वासा में यहाँ पे कुछ ऐसे मामला भी सामने आए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो है वो सीवरेज की सहूलत फराहम कर दी। साफ ज़ाहिर है वो एक जो है उनकी जो मेन पाइप लाइन है उसमें सीवरेज का जो पानी है वो आपने लिंक उसके साथ करना है तो उसके साथ लिंक कर दिया गया। तो वो अंडर हैंड पता भी किसी को नहीं चलता। अगर कुछ शिकायत सामने आ जाए तो उस पर जो वासा काम है एक्शन लेते हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि किसी किस्म की रिकवरी नहीं होती। अब आपने कनेक्शन दिया, आपका जो मुतल्लिका सब डिवीजन का जो अफसर है, एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, दूसरा गैर कानूनी कनेक्शन और तीसरा 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। ये जो नुकसान कौमी खजाने का हुआ है, क्या इसे वापस रिकवर करने का कोई तरीका मौजूद है या ये रकम हमेशा के लिए अब जाया समझी जाएगी? नहीं, अब आप देखें ना कि वहां पे जो भी उन्होंने तनसीबात की हैं, ट्रांसफार्मर हैं, खंबे हैं, तारे हैं, अब आप बताएं इतनी बड़ी तादाद में मीटर्स हैं तो वो अगर उसके कनेक्शन मुनक़ता करते हैं तो साफ ज़ाहिर अवाम को नुकसान होगा। अदालत का फैसला आ चुका है, अब साफ ज़ाहिर उस पर कुछ नहीं हो सकता। मैपको काम की जानब से भी यही जो है जवाब दिया गया आर्डर टू काम को कि इंसानी बुनियाद पर सारा मामला हुआ था।
इस मामले की हद तक तो किसी किस्म की रिकवरी नहीं होगी। ताम जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस जो हैं नैब में चल रहे हैं या एंटी करप्शन में चल रहे हैं, तो उसमें सावधानी यकीनी लाजमी होगी जो वसूली है। ठीक है जहीर, अगर देखा जाए तो अब तक के मामले के हवाले से तो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, गैर शफाफ फैसले और फिर माली नुकसान, जब तक जिम्मेदारों का तयन नहीं होगा और निज़ाम को सख्त नहीं किया जाएगा, ऐसे वाकयात बार बार दोहराते जाते रहेंगे। शफाफ तहकीकात ही इस मामले का वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।